नमस्कार, मैं संदीप गौतम। आज क्लास 10th की प्रश्नावली 13.3 के ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 1 है उसको सॉल्व करते हैं। पहले इसमें लिखा है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब एक गोले को पिघलाकर बेलन के रूप में ढाल दिया गया है। बेलन मतलब कि अभी मैं बताऊंगा आकृति बना के, ठीक है। तो उसकी हमें ऊंचाई बतानी है। तो ये पिघलाने का मतलब इसका आयतन पिघला गया है, ठीक है। आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे हम इसके गोले का, और उसे कर देंगे बेलन के आयतन के बराबर। ओके, तो इस प्रश्न को अब लिखते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रश्न मैंने लिख लिया है। इसमें जो है प्रश्न में लिखा था कि भाई एक गोला है, ठीक है। गोला जैसे कि गेंद होती है ना, उस तरह का ठोस पदार्थ। तो उस गोले को अगर पिघलाएंगे तो वो एक बेलन के रूप में ढाल जाता है। बेलन होता है जैसे कि भाई गिलास टाइप की आकृति होती है ना, सिलेंडर। ओके, तो इसको पिघला के इसके बराबर करना है, लेकिन इसकी त्रिज्या दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर, और जो बेलन है उसकी 6 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है। ओके, तो यहाँ पर जो है हमें इसका जो आयतन है, क्योंकि पिघलाने का मतलब आयतन, तो गोले का आयतन जो है बेलन के आयतन के बराबर कर देंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लिख लेते हैं कि गोले की जो त्रिज्या है, क्योंकि प्रश्न में लिखा है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर धातु के एक गोले, मतलब गोले की बात हो रही है। ये जो त्रिज्या है गोले की है, ठीक है। फिर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, मतलब 6 सेंटीमीटर का एक बेलन है। तो बेलन की त्रिज्या भी लिख ली, और गोले की जो त्रिज्या 4.2, इसको जो है पॉइंट को हटा के हमने बट्टे में 10 कर लेते हैं, क्योंकि पॉइंट का आगे 1 नंबर होता है। तो 1 लिख के 0 लिख लेते हैं। फिर इसको जो है 2 से भाग कर लिया, 5 बार कट जाएगा ये। और 2 से ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 बट्टे में 5 हम लिख लेंगे सेंटीमीटर में। क्योंकि भाई जो पॉइंट वाली संख्या होती है वो सॉल्व करने में परेशानी होती है, और तो हम इसे सिंपल कर लेते हैं, क्योंकि इससे जब डिवाइड करोगे तो 4.2 ही आएगा। और बेलन की जो त्रिज्या वो 6 सेंटीमीटर लिख लिया है। तो हमें बेलन की जो है ऊंचाई निकालनी थी कि बेलन की ऊंचाई क्या है। तो मान लिया कि भाई बेलन की जो ऊंचाई है वो h सेंटीमीटर है। तो हम जो गोले का जो आयतन है वो बेलन के आयतन के इक्वल कर देंगे, क्योंकि भाई इसका जो आयतन है वही तो पिघलाया जाएगा, तो उसका आयतन जो है बेलन के आयतन की कर देंगे। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताता हूँ मैं भाई, ये जो एग्ज़ाम में जो है ये प्रश्न आया हुआ है बोर्ड एग्ज़ाम में। ओके, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो गोले का जो आयतन होता है वो हम लगा देंगे 4/3 पाई आर क्यूब होता है। पाई आर क्यूब, आर जो है वैसे स्मॉल ही रहता है, लेकिन हमने जो है गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर मानी, इसलिए हम कैपिटल आर लिखेंगे। क्यों लिखिए अभी वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि भाई जो त्रिज्या है गोले की वो अलग है, और बेलन की वो अलग है। 6 सेंटीमीटर, वो 4.2 है, इसलिए मिक्स ना हो, इसलिए हमने आर कैपिटल आर और स्मॉल आर माना है। ओके, या आप R1 R2 भी मान सकते हो। अब बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो इसमें तो स्मॉल ही माना था, एच भी हमने स्मॉल ही मानी थी। अब जो भाई यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई से पाई काट भी सकते हैं, क्योंकि भाई जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चल जाता है। अब बाकी संख्या को मान रख लेंगे, या यहाँ पे भी मान रख सकते हैं, फिर भी काट लेंगे। तो अब जो है हम ऐसे कर ले रहे हैं 4/3 ऐसे ही। ओके, अब ये जो है पाई को हम ऐसे रहने दे रहे हैं, क्योंकि पाई से जो है पाई ही काट देंगे। ओके, तो पाई को हम ऐसे रख ले रहे हैं, पाई का हम मान नहीं रख रहे। और जो आर है, आर का मान रख लेंगे। आर का मतलब है मल्टीप्लाई लगा दे यहाँ पे। ओके, तो आर का जो मान है ना वो दे रखा है, कैपिटल आर जो है वो 21/5 है, तो 21/5 लिख लिया है यहाँ पर। ओके, और इसकी घात जो है 3 है, तो 3 हम ऐसे ही लिखेंगे। और इसके इक्वल है पाई, तो है ही है, तो पाई लिख दे रहे हैं पाई। और यहाँ पर है आर, आर का मतलब है 6, तो 6 का हम लिख लेंगे स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई में है, और गुणा में जो है एच रखना है, एच जो है एच ही है। ओके, अब जो यहाँ गुणा में होता है तो ये पाई से पाई कट जाता है। ओके, तो यहाँ पाई से ये पाई काट दे रहे हैं, कि गुणा में होती है संख्या इसके नीचे जाती, अपॉन में तो जाता गुणा वाली संख्या, पाई जो इसके नीचे जाती, पाई नहीं जाता, पाई से पाई फिर भी कट जाता, तो यहीं पे काट लिया हमने।
अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 4/3 ऐसे लिखेंगे और 21/, में जो 5 है इसके बाद 3 है तो इसे हम 3 बार लिख लेंगे, मतलब 21/5 मल्टीप्लाई में 21/5 और मल्टीप्लाई में है 21/5। ओके, 3 बार हमने लिख लिया है क्योंकि 3 घात लगी है। और यहाँ पर बचा है 6 × 6 कर लेंगे 36 को। तो यहाँ 6 × 6 कर लिया, या 36 भी कर सकते हैं, 6 का जो स्क्वायर है 36 भी कर सकते हैं, या 6 × 6 और गुणा में h है ही है इसके। ओके, अब जो है इसे ऊपर नीचे डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे भाई 3 से ये कट जाएगा। ओके, तो आमने सामने भी काट लेते हैं संख्या। तो 3 से ये एक बार कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 7 बार, 3 7 21, 7 बार कट गया। ओके, अब ऊपर नीचे कट जाता है तो काट लेंगे, नहीं ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर बचा है, तो यहाँ जो संख्या बची है यहाँ 4 बचा है, गुणा में 7 बचा है, तो हम लिख लेते हैं 4 गुणा में 7 और गुणा में 21 है। ओके, 21 तो है ही है, गुणा में 21 गुणा में 21। तो ये और ये वाली संख्या हमने लिख ली, और अपोन में है 5 गुणा में 5 गुणा में 5। इनके आपस में गुणा भी कर सकते हैं, तो हम 5 गुणा में 5 गुणा में 5 अगर करेंगे भी तो 5 पंजे 25 पंजे 125 होएगा। और ये जो 6 है, या तो आमने सामने भी हम काट देते हैं संख्या, सही है, 3 से ये कट जाता 2 बार, और 3 से ये 7 बार, फिर 3 से ये 2 बार कट जाता। या फिर हम ये जो गुणा में होती है संख्या, जैसे ये h के गुणा में, तो ये गुणा वाली संख्या इस नंबर के नीचे आती है, मतलब इसके अपोन में आ जाएंगे, मतलब 5 के साथ में, मतलब 6 और गुणा में 6 इस तरह। तो यहाँ पर जो है h ही तो रह जाएगा अकेला, तो h रहने दिया, क्योंकि ये गुणा में होती है तो ये नीचे आ जाती है, मतलब इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, वही इसके नीचे एक मानते, इसके यहाँ गुणा, इसके यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, तब भी वही बात होती। अब इसे ऊपर नीचे जो हम डिवाइड कर लेंगे, तो ये 2 से कट जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, और 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 3 6। फिर अगर फिर से काटे इसे, 2 से कट जाएगा 1 बार और 2 से कट जाएगा 3 बार। ठीक है, ऊपर नीचे काट लेते हैं, आया समझ में। अब 3 से ये 1 बार कटेगा, 3 से ये 7 बार, 3 7 21, फिर 3 से ये 1 बार और 3 से ये 7 बार। तो नीचे तो कुछ बचे ही ना, नीचे बचा है बस 5 × 5, यहाँ बचे 7 गुणा में 7 गुणा 7। तो इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 गुणा में 7 गुणा में 7, और अपोन में जो है 5 गुणा में 5 गुणा 5 है। ओके, तो इनकी जो है हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 49 7 343 होएगा, तो हम इसे सीधा करके लिख देते हैं कि h बराबर 7 7 49 7 343 होता है। ओके, और 5 पंजे 25 पंजे 125। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा आंसर, मतलब कि ऊंचाई। तो इसको 125 से इसको डिवाइड कर देंगे, या इतना भी छोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा करीब 2.74 बार। ओके, संख्या तो और भी आएंगे, तो पॉइंट का आगे कि हम 2 अंक ही लिखते हैं, तो 2 लिख देंगे, जैसे 4 आएगी आगे संख्या और भी आएंगी, या इतना ही हम लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिख लेंगे, ये सेंटीमीटर में थी ना, तो सेंटीमीटर। तो ये h का मतलब क्या है, h का मतलब है बेलन की जो ऊंचाई है वो 2.74 हो जाएगी, या एक और 4 भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट का आगे वैसे 2 नंबर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः बेलन की जो ऊंचाई है ये, यहाँ लिख देंगे बेलन की ऊंचाई तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ओके, तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। तो ये हो जाएगा बेलन की ऊंचाई। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे तो एक और लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब आगे और भी संख्या आती है तो पॉइंट का आगे 2 अंक की लिख लेते हैं, या इसको पूरी तरह डिवाइड करोगे इतना हो जाएगा, भाग करना आपको आता ही होगा 125 से इसको। ओके, तो बेलन की जो ऊंचाई है वो जो है 2.744 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, तो अब जो है नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो फर्स्ट वाला और एक ये सेकंड वाला, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं, और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में, मतलब कि 4 नंबर का कम से कम। तो यहाँ पर जो है लिखा है प्रश्न नंबर 2 में कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस
गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो मतलब इन तीनों गोले को पिघला के एक बड़ा गोला बनाया जाता है, उसकी हमें त्रिज्या बतानी है। तो जो बड़ा गोला बनाया जाएगा, नया गोला बनाया जाएगा, उसकी त्रिज्या को हम कैपिटल आर मान लेंगे, क्योंकि इसे स्मॉल आर, इसे R1 R2 R3 मान लेंगे इस तरह। फिर जो गोले का जो आयतन है, पहले गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन, तीसरे गोले का आयतन मिला के बड़े गोले के आयतन के कर देंगे या नए गोले के आयतन के, तो त्रिज्या हमें मिल जाएगी। ओके, तो इस प्रश्न में मैं लिख ले रहा हूँ कि पहले गोले की त्रिज्या R1 जो है वो 6, R2 8 सेंटीमीटर और R3 10 सेंटीमीटर है। ओके, अब प्रश्न नंबर जो 2 है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि भाई इसमें जो त्रिज्या हमें दे रखी है 3 गोले की, तो हमने लिख लिया कि भाई पहले गोले की त्रिज्या जो है R1 मान ली, वो 6 सेंटीमीटर है, और जो दूसरे गोले की त्रिज्या वो 8 सेंटीमीटर, तीसरे गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऐसे लिख दी। तो बड़े गोले की हमें त्रिज्या बतानी थी। बड़े गोले की त्रिज्या हमने 8 सेंटीमीटर मान ली है, क्योंकि भाई इसमें 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का गोला था। तो उन गोलों को पिघला दे मैम, पिघलाने का मतलब इनका आयतन, ठीक है, इनका जो आयतन है उनको पिघला में, तो तीनों को प्लस करके बड़े गोले के बराबर होती है। इसका जो आयतन है मतलब पिघलाना, इन तीनों गोलों को पिघला देंगे और बड़े आयतन के बराबर कर देंगे। तो वही मैंने लिखा है कि भाई पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन बराबर कर देंगे बड़े गोले का आयतन या नए गोले का आयतन। अब पहले गोले का जो आयतन है उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता ही है, पाई आर क्यूब ये होता है। लेकिन जो पहला वाला जो गोला है उसकी त्रिज्या हमने R1 मानी, तो यहाँ R1 लिख लेंगे। ओके, फिर प्लस करेंगे, प्लस क्यों, क्योंकि भाई तीनों को पिघला गया मतलब मिलाया गया, तो मिलाने का मतलब क्या, जोड़ना होता है, तो इसलिए इन तीनों को जोड़ लेंगे। तो पहले गोले का आयतन और दूसरे का भी हम यही लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, लेकिन जो दूसरा गोला है, दूसरे गोले की त्रिज्या हमने R2 मानी, तो यहाँ R2 रखेंगे, नीचे रखते हैं इसे। ओके, और जो तीसरा गोला है उसका भी यही रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो यहाँ तीसरा गोला इसलिए 3 मतलब R3, और बराबर कर लेंगे बड़े गोले की त्रिज्या जो हमने 4/3 तो है ही है, पाई आर क्यूब मतलब R माना है हमने कैपिटल आर, तो इसलिए कैपिटल आर लिख लिया। अब जो है इनके मान रख लेंगे R1 R2 R3 के और सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। या दूसरा काम कर सकते हैं भाई 4/3 पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है 4/3 पाई है ना, तो हम 4/3 पाई को कर लेंगे कॉमन। तो 4/3 पाई कर लिया कॉमन, तो अंदर में क्या बचेगा, R1 बचेगा, R1 की 3 घात बचेगी, है या नहीं। फिर प्लस में ये बाहर निकला तो R2 बचेगा यहाँ, और इसकी 3 घात बचेगी। फिर यहाँ 4/3 तो बाहर निकल गया, 4/3 पाई, तो यहाँ बचा R3 इसके 3 घात। ओके, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर जो है 4/3 पाई आर क्यूब इसी तरह लिखा है। ओके, अब ये वाले क्या, ये वाला इतना गुणा में तो पूरा एक है, मतलब ये पूरा एक ब्रैकेट है, तो इस सब के गुणा में है ये, तो इस वाले से इसको काट देंगे, क्योंकि 4/3 से 4/3 पाई से पाई, क्योंकि गुणा वाली संख्या ये गुणा में है सारा, तो ये इसके नीचे आ जाता, नीचे आकर फिर भी कट जाता, तो हम इसलिए इस पूरे से इस पूरे को काट देंगे। ठीक है, ये सारा कट गया है, तो यहाँ बचा R1 R2 और R3, इनके मान रख लेंगे। जैसे कि R1 का मान रख लेंगे ऊपर से, जैसे कि R1 जो है 6 है, तो 6 लिख लेंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो है बचा R1, तो यहाँ लिख लेंगे R1 की क्यूब। ओके, फिर प्लस में R2 इसकी क्यूब, फिर प्लस R3 इसकी क्यूब, क्यूब का मतलब होता है 3 घात। ओके, ये बचा, और यहाँ पे बचा R की क्यूब। ओके, अब इसमें हम R1 का मान रख लेंगे, जैसे कि R1 जो 6 है, तो 6 लिख लेंगे यहाँ पे, और 3 घात ऐसे ही। R2 मतलब कि 8 है, तो 8 लिखेंगे, इसके 3 घात है, और R3 मतलब कि 10 है, तो 10 लिखेंगे, इसकी 3 घात है ही है, और यहाँ पर जो है R की क्यूब। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर जो है 6 की घात 3 बार करेंगे, तो ये 6 6 36 क्या हो जाएगा, 216। ओके, 6 गुणा 6 गुणा 6 करेंगे तो 3 बार, 8 की करेंगे, 8 अट्ठे 64 अट्ठे होता है 512।
तो 8 के जो क्यूब होता है, घन जो होता है 8 का, वो 512 होता है। ऐसे 10 की क्यूब जो है 10 दम 100 दाम 1000 होता है, तो 1000 लिख लिया। और आर की क्यूब हम ऐसे ही लिखेंगे। ओके, अब इन तीनों को जोड़ लेंगे। ओके, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1764। ओके, इन तीनों को जोड़ लिया। और यहाँ पर जो है आर की 3 घात है ये। अब जैसे 3 घात में, तो इसे भी हम 3 घात में बनाएंगे। इसको देखेंगे 1764 कितने के 3 घात में बनेगा। ओके, तो ये जो है 12 के 3 घात में बन जाएगा। अगर 12 गुणा 12 गुणा 12 करेंगे तो यही आ जाएगा, आएगा ना? करके देखो आप, मल्टीप्लाई इतना ही आएगा। ओके, अब जो हम इसे ऐसे कर लेंगे 12 की घात 3 कर लेंगे ना, तो 12 की घात 3 कर ली, क्योंकि 12 की 12 में और 12 में करेंगे तो इतना हो जाएगा। इसका आप घनमूल भी निकाल सकते हैं। घनमूल आपको आता होगा करना, मतलब कि घन घन के 3 के बनाते हैं पेयर, मतलब ये 12 की ही बनेगा। 12 गुणा 12 करेंगे तो इतना ही। क्यों करा? क्योंकि भाई इधर 3 घात है तो इधर भी 3 घात में बनाते हैं, इधर 2 घात होती 2 में। अब लिख देंगे घातों की तुलना करने पर। घातों की तुलना करेंगे तो ये जो घात है इसके बराबर होगी, आर के बराबर हो जाएगा 12, और यही हो जाएगा बड़े वृत्त की त्रिज्या। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया घातों की तुलना करने पर। ओके, अब यहाँ जो हम घातों की तुलना कर लेंगे, तो घातों की जब तुलना करेंगे तो ये जो घात है इसके बराबर आर के बराबर हो जाएगा 12, तो लिख देंगे आर के बराबर हो गया है 12। और आर का मतलब क्या? बड़े वृत्त की त्रिज्या, तो इसे लिख भी देंगे कि अतः बड़े वृत्त की जो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। ओके, तो यहाँ लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में, यही लिख दे रहा हूँ मैं कि बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो मैंने यहीं पे लिख दिया कि बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर है, और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न 3 में लिखा है कि व्यास 7 मीटर वाला एक, मतलब 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है, और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है हम लिख लेंगे कि भाई जो कुआं है, बेलन क्या करके तो है वो गहरा है, तो बेलन का जो कुआं उसका व्यास 7 मीटर ऐसे लिख लेंगे, और इसकी गहराई दे रखी है, कुएं की गहराई का मतलब ऊंचाई जो है वो 20 मीटर है, ठीक है, इस तरह हम लिख लेंगे। और समान रूप से फैलाकर मतलब चबूतरा बनाया गया है, तो घनाप क्या करके बनाया गया है, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई दे रखी है, तो चबूतरे की ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई मतलब गुणा में एच और होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है घनाप का आयतन। तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, मतलब L गुणा B और गुणा H होता है फॉर्मूला। तो ये बेलन को जो है घनाप के आकार के, घनाप के आयतन के बराबर कर देंगे। तो पहले हम त्रिज्या लिख लेते हैं, इसकी पहले व्यास के द्वारा त्रिज्या निकाल लेंगे, और ऊंचाई भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है प्रश्न 3 में लिख लिया है कि भाई एक बेलन के आकार का कुआं था, उसको जब खोद के जो मिट्टी निकली वो घनाप के आकार का एक ही चबूतरा बना दिया गया है। 22 गुणा 14 है, मतलब 22 तो इसकी लंबाई है और 14 जो इसकी चौड़ाई है, और जो ऊंचाई है वो हमें निकालने की ऊंचाई कितनी होगी। जबकि जो बेलन के आकार का जो कुआं उसकी गहराई जो है, गहराई मतलब कि लंबाई या ऊंचाई जो है वो 20 मीटर है, और जो व्यास है यहाँ से लेके यहाँ तक का 7 है, तो आधी जो है त्रिज्या होती है यहाँ से यहाँ तक की, तो वो जाएगी 7/2। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है कि बेलन का जो कुआं है उसका व्यास जो है 7 मीटर दे ही रखा है बुक में, और बेलन का जो कुआं है, कुएं की त्रिज्या जो है R से हम लिखते हैं, और व्यास की होती है आधी, व्यास/2 डायमीटर/2। तो व्यास जो 7 है और बट्टे में 2, 7/2 मीटर हम इसी तरह लिख देंगे। ओके, या पॉइंट में भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, या इतना ही लिखेंगे। और बेलनकार कुएं की जो गहराई या ऊंचाई जो है वो 20 मीटर दे रखी है, लिख लिया है। तो ये तो बुक में लिखा है, इसे हमने लिख लिया है। और घनाप का जो चबूतरा उसकी लंबाई जो है 22 मीटर दे ही रखी है, ये 22 दे रखी है। और जो चौड़ाई है घनाप का जो चबूतरा है उसकी जो चौड़ाई है वो 14 मीटर दे रखी है। तो घनाप का जो चबूतरा उसकी ऊंचाई हमें बतानी है। तो मान लिया कि चबूतरे की जो ऊंचाई है वो h मीटर है, ठीक है, h मीटर मानी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम
बेलनाकार जो कुआं है उसका आयतन कर देंगे घनाभकार चबूतरे का आयतन, क्योंकि भाई कुएं की मिट्टी उसके बराबर करिए निकाल के, मतलब उसके बाहर फैला दी गई है। ओके, तो यहाँ जो है बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच, एच जो हमने मानी है भाई बेलन की जो है एच, कैपिटल एच, तो कैपिटल एच लिखेंगे यहाँ पर। ओके, पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल मानते तो स्मॉल लिखते, और बराबर घनाभकार जो चबूतरे का आयतन है ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब एल गुणा में बी गुणा में एच, ये होता है इसका आयतन घनाभ का। ओके, तो पाई जो है पाई का हम मान रख लेंगे, पाई की जगह पर रख लेंगे 22/7। ओके, ये पाई है, पाई का मान होता है 22/7। अब जो आर है स्मॉल आर हमने निकाल रखी है 7/2, तो 7/2 रखेंगे इसकी जगह, तो 7/2 रख लिया, और स्क्वायर जो है ऐसे ही लगा देंगे। और जो गुणा में एच रखना है, एच मतलब कि कैपिटल जो एच है वो 20 है, तो 20 रखना है यहाँ पे। ओके, फिर बराबर अब हमें एल रखना है, एल गुणा बी, तो एल का मतलब है लंबाई जो है 22 मीटर है, तो 22 गुणा में और जो ब्रेथ है वो है 14, मतलब कि 14 इसकी चौड़ाई है, और जो एच है वो हमें नहीं पता, तो एच को हमने ऐसे ही लिखा है। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर जो है इसको 2 बार लिख दे रहे हैं, 22/7 ऐसे लिख लिया है अभी, और यहाँ पर जो है 7/2 और 7/2 लिख लेंगे। ओके, क्योंकि 2 बार 2 घात लगे 2 बार लिख लेते हैं हम, और यहाँ पर 20 है ही, और यहाँ पर जो है इस दोनों की गुणा भी कर सकते हैं, या इतना ही रख लेंगे, क्योंकि गुणा नहीं करनी अभी, क्योंकि इनको टुकड़ों में ही रखेंगे तो आपको आसानी होगी डिवाइड और गुणा वगैरह करने में भी। ओके, तो अब इस 7 से जो है ये जो 7 है ये 7 से 7 कट जाएगा, और 2 से ये जो है एक बार कटेगा, और 2 से ये 11 बार कट जाएगा। ओके, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 से जो है ये 20 जो है 10 बार कट जाएगा, 2 धाम 20, तो यहाँ पर बचा है 11 गुणा में 7 गुणा में 10, तो इन सब की गुणा कर लेंगे, 11 गुणा में 7 गुणा में 10 ये बचा है, और यहाँ पर बचा है सिर्फ 22 गुणा में 14 और गुणा में एच। ओके, ये संख्या बची है। अब आप ये जानते हो कि भाई जो गुणा में होती है संख्या वो आती है आगे वाले नंबर के नीचे है, तो ये जो गुणा में है इन सभी को जो है इसके नीचे भेज देंगे, मतलब कि 11 गुणा में 7 गुणा में 10 इसके क्या आएगा नीचे आ जाएंगे, क्योंकि हम मल्टीप्लाई में होता है कुछ भी एच के तो वो आगे वाले नंबर के अपॉन में जाता है डिवाइड में, ये इसका नियम होता है, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बात फिर भी वही होगी। तो यहाँ पर एच होगा, एच ही तो रह जाएगा। अब इसे ऊपर नीचे डिवाइड कर लेंगे, जैसे 11 से ये 1 बार और ये 2 बार, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अब जो 7 से कट जाएगा, 7 से 1 बार और 7 से 2 बार कट जाएगा, सही है, 7 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 11 से ये 1 बार और 11 दूनी 22, 7 से ये 1 बार और 7 दूनी 14, फिर से काट सकते हैं, 2 से ये 5 बार कट जाएगा 10 जो है, तो इसी 2 से जो है ये 5 बार कट जाएगा, 2 पंजे 10, तो ऊपर तो 5 बचा और नीचे 2 बचा, तो इसी को हम लिख देंगे कि h बराबर 5/2, मतलब कि 5 बचा ऊपर और नीचे बचा है 2, और यहाँ पर क्या है h। अब इससे इसको भाग भी कर लेंगे, तो जब 2 से 5 को भाग करेंगे तो ये h बराबर आ जाएगा, मतलब कि डिवाइड कर लेंगे 5/2, मतलब कि 2.5 मीटर आ जाएगी। ओके, तो ऊंचाई जो है मतलब चबूतरे की जो है, चबूतरे की जो ऊंचाई है वो, तो जो चबूतरा उसकी जो ऊंचाई है 2.5 मीटर, मतलब कि 2.5 मीटर आ जाएगी, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। तो अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ओके, अब प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर जो 5 है उसमें लिखा है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। ठीक है, लिखा है इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास जो है 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो समझना ये जो 12 सेंटीमीटर व्यास है और ऊंचाई जो 15 सेंटीमीटर का एक लंबवृत्तीय मतलब आइसक्रीम भरी हुई है इसमें, मतलब बेलन है, तो हमें
एक जो है शंकु के ऊपर अर्धगोला रख दिया गया है, ऐसा लिखा ना प्रश्न में। तो हमें शंकुओं की संख्या बतानी है। जैसे होता है कुल्फी नहीं होती है, आइसक्रीम जो होती है जिसपे क्या कहते हैं, मतलब वाइट कलर का वो रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न में लिखा है कि एक भाई बेलन के आकार का था, ठीक है, बर्तन था ये मान लो, और वो आइसक्रीम से भरा हुआ है। इसकी जो ऊंचाई है 15 मीटर है, और जो इसका व्यास है मतलब डायामीटर जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु के आकार की जो है एक वो है, मतलब कि आइसक्रीम है, जैसे कि आपने गर्मियों में खाई भी होगी, जो मतलब ये कचरी टाइप का होता है, और ऊपर से जो है आइसक्रीम कुल्फ़ी भर दी जाती है, फिर चेरी वगैरह लगा देते हैं ऊपर। तो इस टाइप की हमें आइसक्रीम की संख्या बताने की कितनी बनाई जाएंगी। ओके, जबकि ये पूरा भरा हुआ है, तो इससे ये वाली आइसक्रीम कितनी बनाई जाएंगी। तो ये बताने के लिए हम n की मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका जो आयतन है उसका इसका आयतन इसके बराबर कर देंगे। लेकिन एक तो ये शंकु है, शंकु के ऊपर एक अर्धगोला रखा है, तो अर्धगोले और शंकु का जो आयतन है दोनों को मिला के इस बेलन के आयतन के बराबर कर देंगे। जबकि प्रश्न में बेलन की ऊंचाई और व्यास वगैरह दे रखा है, ऐसे यहाँ पे शंकु की ऊंचाई और व्यास जो है वो दे रखा है। तो जितना जो है क्या कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो व्यास है वो शंकु का होगा जितना, इतने ही अर्धगोले का हो, क्योंकि भाई इसके ऊपर ही रखा गया है। तो इसी चीज़ को मैंने लिख दिया है कि बेलन का जो व्यास है वो 12 सेंटीमीटर बुक में लिखा था। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो हमें व्यास की जरूरत होती है ना, त्रिज्या होती है, तो बेलन की जो हम त्रिज्या निकाल लेंगे, 12 की आधी हो जाएगी 6। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 6, लेकिन आप और अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसा है कि बेलन की जो त्रिज्या वो व्यास की आधी होती है। ये फॉर्मूला होता है व्यास बट्टे 2, 12/2 12, और 2 से भाग करेंगे 6 आ जाएगा। ओके, और बेलन की जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर दे ही रखी है बुक में, ऐसा लिखा है। तो बेलन की जो ऊंचाई वो 15 सेंटीमीटर लिख लिया है। और जो शंकु है, और इसे स्मॉल एच से लिखा है क्योंकि भाई शंकु भी है तो एच जो है 2 रहेंगी, तो उसमें मिक्स ना हो, इस वजह से इसे स्मॉल एच, इसे कैपिटल एच। तो शंकु की जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर लिखा है, ऐसा बुक में है। ओके, तो शंकु की जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर है, और शंकु तथा अर्धगोले का व्यास जो है वो 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि भाई शंकु का क्या रखा है, जो व्यास है वो 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु के ऊपर ही रखा गया है अर्धगोला, तो दोनों का व्यास बराबर होगा। तो लिख दिया मैंने, शंकु तथा अर्धगोले का जो व्यास है वो 6 सेंटीमीटर है। तो शंकु तथा अर्धगोले की हमें त्रिज्या निकालनी होती है, तो त्रिज्या जो है कैपिटल आर लिख ली, क्योंकि भाई उधर स्मॉल आर लिखी है बेलन की, तो यहाँ शंकु और अर्धगोला है, इसकी जो त्रिज्या है वो अलग है। तो व्यास बट्टे 2 है फॉर्मूला, D1 मान लिया इसे हमने, मतलब व्यास जो 6 है शंकु का और अर्धगोले का, 2 तो रखते ही है बट्टे में। अब 2 से इसको जब भाग करेंगे 3 बार कट जाएगा, तो 3 लिख दिया है शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या। तो हमें जो है ये शंकु के आकार की जो आइसक्रीम है वो उनकी संख्या बतानी है। तो शंकु आकार जो आइसक्रीम है इसकी जो संख्या है वो हम n मान लेंगे, क्योंकि प्रश्न में जो है यही पूछा था कि जो शंकु के आकार की जो आइसक्रीम बनाई जाएंगी वो कितनी है वो बतानी है। ठीक है, तो शंकु आकार जो लिख लेंगे कि मानव शंकु की जो संख्या है जो आइसक्रीम से भरे जा सकेंगे वो n है। ओके, फिर शंकु का जो आयतन, शंकु और अर्धगोले का जो आयतन मिला के आएगा वो बेलन के आयतन के बराबर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने मान लिया है कि माना आइसक्रीम से भरने हेतु या भरने के लिए शंकुओं की जो कुल संख्या वो n है। ओके, तो हम जो है n की गुणा कर लेंगे, कि हमें n नहीं बताना है, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन प्लस कर लेंगे और बराबर कर देंगे बेलन के आयतन का। तो n तो हम ऐसे ही रख लेंगे मल्टीप्लाई में। ओके, और शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर जो है शंकु के लिए हमने मानी कैपिटल आर, वो एच, तो 1/3 पाई आर, आर जो है कैपिटल आर मानिए, पाई आर स्क्वायर एच, एच जो है हम कैपिटल रखेंगे। ओके, अब बात आती है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का होता है 2/3, ये तो फॉर्मूला ही होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर जो है अर्धगोले की मानी है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर लिखेंगे और इसकी क्यूब। ओके, और यहाँ पर जो है बेलन का आयतन लगा देंगे। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर जो है बेलन की तो स्मॉल आर मानी है, तो इसलिए हम स्मॉल आर लिखेंगे,
पाई आर स्क्वायर और एच भी हमने स्मॉल माना है बेलन के लिए। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। या तो हम यहाँ पाई है और यहाँ भी पाई है, पाई को हम कॉमन भी कर लेते हैं क्योंकि कॉमन करने से बहुत छोटा हो जाता है क्वेश्चन। ओके, या डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं, यहाँ भी मान रख लो, यहाँ भी सबके मान रख लो और सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ओके, या जो है हम पाई को कॉमन ही कर लेते हैं, पाई यहाँ पर भी है और यहाँ भी है तो पाई को सबसे बाहर ही निकाल लेते हैं, और 3 यहाँ पर भी है यहाँ भी, तो 3 को भी बाहर निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई तो है ही है, तो यहाँ से इतने से जो है पाई को कॉमन कर लेंगे 3 को, मतलब पाई आ जाएगा एक तो कॉमन और 3 भी आ जाएगा, तो 3 कर लिया कॉमन और आ जाएगा पाई भी कॉमन। ओके, क्योंकि और जो नीचे से आएगा, ठीक है, मतलब कि 1/3 आएगा, मतलब पाई जो है पाई के नीचे आएगा ये जो 3 है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 1/3 और ये पाई, मतलब 1/3 आएगा और पाई, क्योंकि नीचे से ही तो कॉमन होएगा, नीचे ही तो है ये, तो ऊपर से तो 1 कॉमन कर लिए समझो, और पाई होगा ऊपर से कॉमन, नीचे जो है 3, तो ये 1 है। ओके, 1/3 और गुणा में पाई है, और यहाँ पर बच जाएगा आर स्क्वायर, और जो है हम आर को भी कर सकते हैं कॉमन। ओके, तो आर भी कॉमन कर सकते हैं, या 1 है, ठीक है, तो या बाद में कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर n गुणा में 1/3 बाहर निकाल लिया, पाई यहाँ भी है यहाँ भी है, और आर की स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आर स्क्वायर और कर लेते कॉमन, क्योंकि फिर और भी इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लिया आर स्क्वायर भी कॉमन। ओके, तो यहाँ से बचेगा क्या, 1/3 बाहर आएगा, पाई भी आएगा, आर स्क्वायर भी बाहर आएगा, तो कैपिटल एच ही तो बचा, तो यहाँ पे लिख लेंगे कैपिटल एच बचा सिर्फ। ओके, फिर प्लस में 3 तो बाहर आ गया 1/3, तो यहाँ पे बचा 2, और पाई भी बाहर आएगा, आर की 3 घात में से एक आर बाहर आएगा, तो बचा यहाँ पे आर सिर्फ, और यहाँ पर बचा पाई आर स्क्वायर एच। अब जो पाई से ये पाई कट भी जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर जो हम मान भी रख सकते हैं, भाई पाई से तो ये पाई कट जाएगा, आमने सामने है ना, तो यहाँ पे n गुणा में मैं इसे और अच्छे से लिख दे रहा हूँ, 1/3 तो है ही है यहाँ पर, पाई जो है पाई को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ अभी, ठीक है, जिससे कि आपको देखने में भी दिक्कत हो रही होगी, और आर जो है यहाँ पे आर को भी लिख दे रहा हूँ। ओके, आर का मतलब मान रख दे रहा हूँ मैं, ये जो आर है ना, आर मतलब हमें दे रखा है, आर का मान है, मतलब जो कैपिटल आर है वो 3 है। ओके, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, जो आर है कैपिटल आर उसका मान 3 है, तो 3 रख लेंगे, यहाँ से मान रख ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है 1/3 पाई है, और जो आर है आर का जो हम मान रख लेंगे, आर मतलब कि हमें दे रखा है 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर ऐसे ही, फिर गुणा में एच रखना है, कैपिटल जो एच है उसका मान है 12, तो 12 लिख लेंगे यहाँ पर, और प्लस में 2 और आर रखना है, कैपिटल जो आर है वो 3 है, तो मल्टीप्लाई में 3 रखना है। ओके, और यहाँ पर जो पाई हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, क्योंकि इधर लिख दे तो इधर भी, अब पाई से पाई काट भी देंगे। अब आर जो है स्मॉल आर दे रखा है 6, सही है, 6 सेंटीमीटर है स्मॉल जो आर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6, तो 6 ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर, और जो एच रखना है, एच जो है एच दे रखा है स्मॉल जो है वो 15, तो 15 लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिख लेंगे गुणा में 15। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पाई से तो ये पाई काट देंगे, इस पाई से ये वाला पाई कट जाएगा, ठीक है, आमने सामने कट जाते हैं क्योंकि ये अपॉन में जाके फिर भी कट जाता, तो इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ n तो है ही है, और गुणा में जो है 1/3 है, तो 1/3 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, n गुणा में 1/3 ऐसे लिख लिया, और 3 का स्क्वायर मतलब डायरेक्ट 9 भी कर सकते हैं, 3 गुणा में 3 भी लिख सकते हैं, एक 3 से एक 3 कट भी जाएगा फिर, ठीक है, और गुणा में जो है 12 तो है ही है, और 3 के 2 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 गुणा 6 तो 36 भी हो जाएगा, या टुकड़ों में ही लिख सकते हो कि मतलब 6 गुणा में 6। ओके, और गुणा में 15 है, तो इस 3 से तो ये वाला 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा n और 3, सही है, n गुणा में 3 बचेगा, और गुणा में बचेगा ये ब्रैकेट का, मतलब कि ब्रैकेट वाले को जोड़ लेंगे, 12 और 6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18, और यहाँ पर जो है
इन सब की गुणा भी कर सकते हैं, टुकड़ों में भी रख सकते हैं, मतलब 6 गुणा में 6 गुणा में 15। ओके, क्योंकि गुणा कर लोगे तो फिर डिवाइड करने में दिक्कत वगैरह होती है। तो अब यहाँ हमें n बताना है, तो यहाँ पर जो है इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये 18 × 36 भी हो जाएगा, ठीक है, नहीं 18 × 54, या फिर हम n बराबर, क्योंकि हमें n ही तो निकालना है, तो n बराबर ये गुणा में होती है संख्या, वो आगे वाले नंबर के नीचे जाती है, मैंने बता दिया है कई बार। तो इसको जो है अपोन में भेज देंगे, ठीक है, ये जो है 3 गुणा में 18 आ जाएगा इसके नीचे। ओके, अब इससे जो हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कट जाएगा 6 से 3 बार, मतलब 6 से 6 × 18 और 6 से 6 कट जाएगा। ओके, अब 3 से ये वाला 15 कट जाएगा, 5 बार, 3 × 5 = 15, और 3 से जो है ये 6 2 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6, कुल मिला के 3 से तो ये 2 बार कट गया, 3 × 3 3 दूनी 6 2 बार, और 6 से ये 1 बार, और 6 से ये 3 बार, 6 × 18 है। फिर ये जो 3 है, 3 जो 15 को 5 बार काट देगा, तो यहाँ 2 गुणा में 5 बचा है, तो n बराबर लिख देंगे 2 गुणा में 5 मतलब कि 10। तो n बराबर जो है 10 हो जाएगा, और n का मतलब क्या है, n का मतलब है शंकुओं की संख्या, ठीक है। तो लिख देंगे जो आइसक्रीम थी ना, मतलब आइसक्रीम जो भरने के लिए शंकुओं की संख्या n मानी थी, वो आ जाएगी 10। ओके, तो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्ट भी मान रख सकते हो, मतलब मत करो कॉमन, कॉमन करने से ये छोटा हो जाता है, इसलिए मैंने कॉमन करा है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी रख सकते हो, पाई की जगह 22/7, आर की जगह पे कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर, और पाई का मान, सब का मान रख के सॉल्व करोगे तब भी 10 ही आएगा। ओके, तो लिख देंगे अतः आइसक्रीम से भरने हेतु शंकुओं की संख्या जो है वो 10 है। तो यहाँ पर मैंने इसी बात को लिख दिया कि अतः आइसक्रीम से भरने हेतु शंकुओं की जो कुल संख्या वो n बराबर 10 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ओके, तो मैंने इस प्रश्नावली के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर दिए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, रहे खुशहाल, जय हिंद।